जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, अम्मा पंखा जल रही थी। बिजली नहीं है क्या अम्मा? उसने अंदर आते ही अपनी अम्मी से पूछा, जो बेचारी हाथ वाला पंखा जल रही थी। कम वक्त मारी सुबह से ही बिजली बंद है। दोस्तों, माँ की ये आवाज सुनकर उसे सर असलम की गाड़ी का एयर कंडीशन याद आ गया। जब वो ऑफिस से निकल रही थी तो सर ने उसे घर आने के लिए लिफ्ट दी थी। उसके लाख मना करने के बावजूद सर ने बहुत इशरार किया था तो उसे गाड़ी में बैठना पड़ा था। गाड़ी में बैठते ही उसे ऐसे लगा जैसे वो किसी जहन्नम से निकलकर जन्नत में पहुंच गई हो। बाहर बहुत शदीद गर्मी थी और गाड़ी में इतनी ठंड थी और इतना अच्छा महसूस हो रहा था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी तो उसे पता भी नहीं चला कि उसका घर आ गया। तो सर असलम कहने लगे, मोहतरमा आपका घर आ गया है। तो वो कहने लगी, जी जी सर। उसने ये कहते ही गाड़ी का दरवाजा खोला और अपने घर में आ गई। दोस्तों, घर में अक्सर उसकी अम्मी ही रहते थे। अब्बू तो बेचारे बहुत अरसा पहले फौत हो चुके थे। रिश्तेदार तो ज्यादा थे ही नहीं। जो दूर दराज के रिश्तेदार थे उन्होंने उसके अब्बू की वफात के बाद उनकी किसी तरह से कोई खबरगिरी नहीं की। उसके अब्बू की वफात के बाद उसकी अम्मी ने बड़ी मुश्किल से सिलाई कढ़ाई करके किसी तरह से घर चलाया। अक्सा को पढ़ाया लिखाया। दिन रात सिलाई का काम करके उसकी अम्मी की नजरें बहुत कमजोर हो गई थीं। इसलिए बेचारी अक्सा को अब नौकरी करना पड़ रही थी। अम्मी उसकी नौकरी के सख्त खिलाफ थी और जल्द ही उसकी शादी भी करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, बेचारी अक्सा ने हमेशा गुर्बत ही देखी थी। अम्मी को हमेशा घर में सिलाई वाली मशीन पर काम करते ही देखा था। उससे मजीद ये तंगी देखी नहीं जा रही थी। वो हमेशा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगले, ढेर सारा पैसा, ऐसे ही ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती थी। उसका आइडियल अमीर कबीर आदमी था। वो किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी ताकि वो ऐशो आराम से जिंदगी गुजार सके। आज भी उसकी अम्मी से उसकी इसी बात पर बहस हो गई। अक्सा बेटा, आखिर उमैर में बुराई क्या है? बेटा, वो पड़ोस में रहते हैं और बरसों से हमें जानते हैं। वो लड़का भी बड़ा अच्छा है, अपना कमाता है तो खुश रहेगी। अक्सा बेटी, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अम्मा, तुम क्या चाहती हो? मैं घुट घुट के जिंदगी जीऊं, सारी जिंदगी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती रहूं। मुझे नहीं शादी करनी वहाँ। वो तो दिहाड़ीदार है, उसके पास ज्यादा पैसा भी नहीं है। मैं तो उसी से शादी करूंगी जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी, बहुत बंगले होंगे और काफी बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। अम्मा, दुआ करो मेरे ये ख्वाब पूरे हो जाएं। दोस्तों, अक्सा की माँ यही बातें सुन के परेशान हो जाया करती थी। पता नहीं ये बेटी क्या जिद लेकर बैठी है। इंसान को तो वही मिलता है जो इंसान के मुकद्दर में होता है और मुकद्दर को मानने वाले हमेशा खुश और मुतमिन रहते हैं। दोस्तों, अम्मा ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ बिठा लिया और प्यार से उसको समझाने लगी, अक्सा बेटी, उमैर बहुत अच्छा लड़का है। वो तुझे पसंद भी तो करता है। फिर ये भी हो सकता है कि तेरे नसीब उससे जाग जाएं। जो तू ख्वाब देखती है वो सचमुच पूरे भी हो जाएं। वो अपनी अम्मा से कहने लगी, मेरे सामने उसका जिक्र दोबारा मत करना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। अगले दिन वो दोबारा ऑफिस चली गई। उसकी अम्मा बेचारी उसके पीछे नसीब की दुआएं करती रहती। मौसम ने भी भरपूर अंगड़ाई ले रखी थी और वह मौसम का लुत्फ उठाने के लिए अपने घर की छत पर चली गई। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा था, लेकिन जब उसकी नजर पड़ी तो सामने उमैर छत पर खड़ा था जो उसे प्यार से देखे जा रहा था। उसे पता होता कि उमैर पहले ही छत पर मौजूद है तो वो कभी नहीं आती। यही सोचते हुए उसने नफरत से हनकार भरी, सुनो तो। उमैर ने उसको प्यार से पुकारा मगर उसने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। वो ऐसे ही नफरत में खड़ी रही। वो दांत कचकचा कर रह गया। उमैर ने उसे इतनी जोर से पुकारा था कि वो उछल पड़ी और पथरीली नजरों से उस पर जमाए कुछ सोच कर उठी और छत की मंडीर के करीब चली आई। उमैर का दिल तो बहकने लगा था। वो उसे प्यार से देखे ही जा रहा था। क्यों, क्या बात है? ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? किसी के घर में झांकते हो? फिर मुझे कभी ऐसे आवाज देने की हिम्मत मत करना। घटिया फितरत के लोग हो तुम। दोस्तों, ये बातें सुनकर उमैर बेचारे का तो दिल बुझ गया। अक्सा इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी। वो जानता भी नहीं था
जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है वो उसे इस तरह धुतकार देगी। लेकिन दोस्तों ये सुनकर उमैर की जात के परखच्चे ही उड़ गए। वो कहने लगा, तमीज से बात करो मैडम, तुम खुद को समझती क्या हो? मैंने ऐसी क्या बात कर दी है जो तुम्हें मैं घटिया लगने लगा हूँ? तमीज, और वो भी तुमसे? तुम हो कौन जिससे मैं तमीज से बात करूँ? इतना किसी इंसान को ना गिराओ कि वो खुद नजरें उठाने के काबिल ही ना रहे। दोस्तों वो आहिस्ता से इतना कहकर उसकी नजरों से ओझल हो गया और फिर वो मुआजिजा हो गया जिसकी अक्सा बचपन से ख्वाब देखती आ रही थी। असद उसके बॉस का बेटा था। उसके बॉस को हार्ट अटैक की वजह से डॉक्टर ने रेस्ट का बताया था, इसलिए उसके बेटे ने ऑफिस संभाल लिया था। असद अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। घूमना फिरना, नशा करना, शराब पीना और क्लब में जाके नाचना, ये इसी तरह के सब उसके मशागल थे। शरीरे बदन की खूबसूरत अक्सा असद को पहले दिन ही ऑफिस में बड़ी अच्छी लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। अक्सा को पैसे का तो बहुत शौक था, मगर वो एक महज़ब और शरीफ लड़की थी। उसने कभी गलत कदम नहीं उठाया था क्योंकि उसकी वालदा ने उसकी बड़ी अच्छे से तरबियत की थी। वो अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए असद के करीब होती जा रही थी। असद भी इस बात को अच्छी तरह से जान गया था। उसने भी अक्सा पर मोहब्बत का जाल फेंका और वो बेचारी नासमझ लड़की असद की चालाकी न समझ सकी। दोस्तों अब उन दोनों की दोस्ती बहुत हद तक बढ़ चुकी थी। साथ ऑफिस में मिलना जुलना, चाय पीना और घंटों बेमकसद बातें करते रहना और अक्सर कहीं घूमने बाहर निकल जाना, वो ये सब करते फिर रहे थे। अक्सा को असद का साथ बड़ा अच्छा लगने लगा था। दोस्तों दोस्ती बढ़कर मोहब्बत तक आ चुकी थी। अब वो खुलेआम अक्सा से इजहार मोहब्बत करता, उसे कीमती तोहफे तोहफ देता। उसकी मेहरबानियां बहुत बढ़ने लगीं। असद, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम कब अपने मम्मी पापा को लेकर मेरे घर रिश्ता मांगने आ रहे हो? तुम्हें तो पता है मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से वो ऑफिस भी नहीं आ रहे। तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूँगा। अच्छा सुनो, आज रात खाना साथ खाएं क्या? मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। नहीं असद, मैं रात को घर से बाहर नहीं जा सकती। मेरी माँ मुझे इस बात की इजाजत नहीं देगी, और फिर मेरे मोहल्ले वाले भी क्या सोचेंगे कि इतनी रात गए ये अकेली लड़की बाहर किसके साथ जा रही है? क्या मसला है यार, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी इस मिडिल क्लास मेंटेलिटी से। ये कैसी दोस्ती है? ये हमारी कैसी मोहब्बत है? कभी तुम अकेली ऑफिस में नहीं बैठ सकती, कभी तुम मेरे साथ बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम्हें लोगों का इतना ही डर है तो अपने घर में बैठो, ये नौकरी किस लिए कर रही हो? दोस्तों असद को गुस्सा आ गया था। उसने गुस्से में ही कॉल काट दी थी। वो बेबसी से बेचारी मोबाइल को देखती रही। जब से अक्सा और असद की दोस्ती हुई थी वो छत पर भी बड़ा कम आती थी। उमैर बेचारे का जब से दिल टूटा था उसने छत का रुख करना ही भूल गया था, मगर अक्सा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान तो सिर्फ असद के ख्वाबों में था। बस वो तो हवा में उड़ान बढ़ती जा रही थी और वो मस्त आजाद पंछी की तरह अपने ख्वाब पूरे करने के पीछे लगी हुई थी। उसे यकीन नहीं था कि वो जिन ख्वाबों का पीछा कर रही है उसे उनकी गंदी सच्चाई जानकर बड़ा दुख होगा। लेकिन दोस्तों वो असद के इश्क में पागल हो चुकी थी। मौसम बहार ठहर गया था। उसके दिल ने अंगड़ाई ली। उस रोज ऑफिस से वापसी पर उसका सामना अचानक उमैर से हो गया। उसने कनी कतरा कर गुजरना चाहा, फिर कुछ सोचकर ठहर गया। आंखों में खूब काजल लगाए, होंठों पे मुस्कान सजाए, वो सीधा उमैर के दिल में उतर रही थी। उसके दिल का बोझ मजीद बढ़ गया था। उसने आखिर हिम्मत करके पूछ ही लिया, कैसी हो अक्सा तुम? अक्सा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो बड़ी खुश और आसूदा नजर आ रही थी। उमैर एक मुखलिस बंदा था। वो दिल से उसकी खुशियों का मुतमन्नी था। अक्सा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं, बस इधर मोहल्ले में जा रही थी। तो उमैर उसको खुश देखकर कहने लगा, सदा खुश रहो। वो कहने लगी, आमीन। कैसे हो उमैर तुम? दोस्तों अक्सा ने भी उससे पूछ लिया, पहले से बहुत कमजोर हो गए हो और तुम्हारा काम कैसा जा रहा है? हाँ अच्छा ही जा रहा है। दोस्तों अक्सा का मजीद सामना करने का हौसला अब उस बेचारे के अंदर नहीं था। उसने एक झूठी सी मुस्कुराहट लबों पर लेकर आया और वो वहाँ से चल दिया। वो कई बार अक्सा को अपने बॉस के बेटे असद की गाड़ी से उतरता देख चुका था। एक बार तो
اس نے اقصا کو ہوٹل سے اسد کے ساتھ نکلتے دیکھا تھا۔ بس اس دن سے اس کے سپنے ٹوٹ گئے تھے اور اقصا کے سپنے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ وہ تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ بیچارے اسد کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ دوستو پھر ایک دن ایسا ہوا، کافی دن ہو گئے اسد دفتر میں نہیں آیا۔ اب تو اس کے پاپا بھی ٹھیک ہو گئے تھے اور وہ بھی واپس دفتر آنے لگے تھے۔ اقصا کا دل بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا، وہ اسد کو بہت مس کر رہی تھی۔ سارا آفس اس کے بغیر ویران ویران لگتا تھا۔ اس نے اسد کا حال پوچھنے کے لیے کال ملائی تو آگے سے کال دوسری لائن پر مصروف تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے جب دوبارہ کال ملائی تو آگے سے کال ریسیو ہو گئی۔ ہیلو اسد، کہاں ہو یار؟ تم آفس کیوں نہیں آتے؟ اقصا، پاپا نے میری ڈیوٹی شہر کے دوسرے آفس میں لگا دی ہے، اس لیے میں اب آفس نہیں آتا۔ دوستو اس کی آواز میں بڑی بیزاری لگ رہی تھی، لیکن وہ کہنے لگا، اقصا تم مجھے بہت یاد آتی ہو، چلو آج مل کر لنچ کرتے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، تم تیار رہنا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ دوستو یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ اگلے دن وہ دونوں ایک ہوٹل میں ملے۔ اس پر اقصا نے بات شروع کر دی، اسد تم کب اپنے ممی پاپا کو بھیج رہے ہو؟ میری امی کو میری شادی کی بڑی جلدی ہے یار، پاپا کو منانا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تمہارے اور میرے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ گویا آخر اسد نے اسے اس کی اصلی اوقات بتا دی۔ وہ دل ہی دل میں بڑی شرمندہ ہوئی۔ ارے تم فکر کیوں کر رہی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس نے اقصا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اقصا کو ایک دم بڑا عجیب لگا، مگر وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ آج کل اسد کی بےتابیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ دوستو اقصا ایک شریف لڑکی تھی، اسے اسد کی مہربانیاں بڑی عجیب لگتی تھی۔ وہ بہانے بہانے سے اب اقصا کو چھونے لگا تھا، اس کے مزید قریب آنا چاہتا تھا، لیکن اقصا کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی شادی کے بعد ہی میں تمہارے قریب آؤں گی۔ جب بھی وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو اقصا کسی بہانے سے اسے روک دیا کرتی تھی۔ دوستو مگر اب اسد کے لیے رکنا ممکن نہیں لگ رہا تھا، اس کی بے باکیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں، اس لیے وہ بھی چاہتی تھی کہ جلدی سے ہماری شادی ہو جائے، پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں، اسد جیسے مرضی مجھے چھوئے۔ دوستو اس روز شام جب عصر کی نماز پڑھ کر اقصا اپنے گھر کی چھت پر گئی تو وہ اسد کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس کو کال آ گئی، ہیلو کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اس وقت کہاں جانا ہے؟ ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو، مجھے نہیں پتا، بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، مجھے تم سے شادی کے بارے میں بات کرنی ہے اور تمہیں ایک سرپرائز بھی دینا ہے۔ دوستو اسد کی باتیں سن کر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ کیا تم نے اپنے پاپا سے بات کر لی ہے؟ تم ملو گی تو سب بتاؤں گا، جلدی سے باہر تیار ہو کر آ جاؤ، میں تھوڑی دیر میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ دوستو جب اقصا نیچے آئی تو اس کی امی نماز پڑھ کر وظیفے پڑھ رہی تھی۔ امی میں اپنی ایک سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤں گی۔ بیٹی شام کا وقت ہو رہا ہے، یہ کون سا ٹائم ہے باہر جانے کا؟ امی وہ دوسری گلی میں ہی تو رہتی ہے، میں ابھی گئی اور ابھی آئی۔ دوستو اقصا اپنے روم میں آ گئی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کی زندگی سنورنے والی ہے، اب وہ اور اسد خوب عیش و عشرت سے زندگی گزاریں گے۔ دوستو انسان کی ناکام زندگی کی ابتدا تب ہوتی ہے جب وہ اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب سجاتا ہے، ایسے خواب سجاتا ہے جس کا پورا ہونا بس میں نہیں ہوتا۔ دوستو اس نے ریڈ کلر کی ڈریس پہنی اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کر لیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ سادہ سے میک اپ میں بھی وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ اسد کہنے لگا، چلو سیدھا ہوٹل چلتے ہیں۔ لیکن کیوں اسد، ہوٹل کیوں جانا ہے؟ اور تم نے ہمارے لیے روم کیوں بک کیا ہے؟ ارے میری پیاری اقصا، میں نے اپنی زندگی کا حسین ترین دن تمہارے ساتھ گزارنے کا پلان بنایا ہے، اور ہمیں شادی کے بارے میں بات بھی تو کرنی ہے نا۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ نہیں اسد، ایسی بات نہیں ہے، تم پر اعتبار ہے، مگر کچھ نہیں، چلو روم میں چل کر ساری باتیں کر لینا۔ دوستو اسے یقین دلا کر اپنے روم میں لے آیا۔ کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ دوستو قدم بہکتے دیر نہیں لگتی، جب تنہائی میں مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو شیطان ان کو بہکا ہی دیتا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ محبت کا پیارا جذبہ ہوس پر آ کر ختم ہو گیا۔ اس درندے نے بات یہیں ختم نہیں کی، اس نے اپنے دوستوں کو پلاننگ کے تحت اس کمرے میں بلا لیا۔ دوستو اسد ایک بگڑی ہوئی لات تھا، وہ اتنا خبیث آدمی تھا، اور وہ بس اقصا کو
पैसे और दौलत के ख्वाब दिखाता था। वो उससे प्यार कभी भी नहीं करता था। दोस्तों जब असद के दोस्त कमरे में आए तो अक्सा कहने लगी, ये सब लोग कौन हैं? तो असद बोला, ये मेरे दोस्त हैं, तुम इनको भी खुश कर दो जिस तरह तुमने मुझे खुश किया है। दोस्तों ये बात सुनकर अक्सा के तो होश ही उड़ गए। वो सोच भी नहीं सकती थी जिस आदमी से उसने टूटकर मोहब्बत की थी वो ही उसे इतना बड़ा धोखा देगा। बगैरत घटिया इंसान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने असद का गिरेबान पकड़कर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके साथ ही जोरदार थप्पड़ उसने असद के गाल पर रसीद दिया। दोस्तों असद कहने लगा, बगैरत मैं नहीं, बगैरत तो तुम हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? एक गरीब सी लड़की हो, तुम जैसियां तो बाजारों में मिलती हैं। मैं तुम्हें कीमती तोहफे ऐसे तो नहीं देता था। तुम बड़े मजे से मेरे गिफ्ट भी लेती थी और घूमती फिरती थी, मेरे पैसे पर ऐश करती थी। ज्यादा शरीफ मत बनो, अपनी कीमत लो और चलती बनो। दोस्तों कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अक्सा बेचारी ने अपना दुपट्टा उठाया और जोर से भागकर कमरे से बाहर निकल गई। असद और उसके दोस्त उसके पीछे भागे, लेकिन वो वहां से भाग गई। जब वो रोती रोती अपने घर में दाखिल हुई तो उसकी माँ ने उसे देखा तो पूछने लगी, बेटी क्या हुआ है? बता, तेरा कोई एक्सीडेंट हुआ है? तू इतना क्यों घबराई हुई है? तुम तो अपनी दोस्त के घर गई थी ना, और फिर ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई? दोस्तों उसे कुछ होश नहीं था। वो सड़कों पर भागती जा रही थी। अचानक भागते भागते वो किसी चीज से टकराई और बेहोश हो गई। जब अक्सा की आंख खुली तो उसकी माँ उसके पास खड़ी थी। उसने कहा, बेटा खुदा का शुक्र है तुम्हें होश आ गया। तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? तुम तो अपनी दोस्त के घर गई थी, तो तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? दोस्तों फिर उसे याद आया कि भागते भागते हुए कार से टकरा गई थी और कार वाला उसे अस्पताल ले गया था। फिर उसकी माँ और उमैर को इत्तला मिली तो वो दोनों उसको अस्पताल से घर ले आए। इंसान जब मुंह के बल गिरता है तो वो इतनी जोर से गिरता है कि उसे एहसास भी नहीं होता। एहसास तब होता है जब दर्द हद से गुजर जाता है। दोस्तों इस वाक़े को काफी दिन बीत गए। उसकी चोटें भी अब ठीक हो गई थीं, लेकिन दिल की चोट अभी भी ताज़ा थी और उसे बड़ी तकलीफ पहुंचा रही थी। अक्सा ने घर में किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। एक दिन अक्सा ऐसे ही छत पर बैठी हुई थी कि सामने छत पर उमैर आ गया। वो पूछने लगा, अक्सा अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? फिक्र मत करो, एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र करो, तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी और तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। दोस्तों बेचारी वो किस जुबान से बताती कि वो किस कदर अजियत से गुजर रही है। वो तो शुक्र है एक्सीडेंट ने उसकी इज्जत रख ली, वरना वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहती। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू गिरने लगे। वो छत से उठकर अपने कमरे में आ गई। आज उसे बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा था, जिस दौलत और पैसे के पीछे वो भागती थी वो एक दूर का दिखावा होता है, और अमीर लोग तो गरीबों को सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। अब उसे उमैर की सच्ची मोहब्बत का भी एहसास होने लगा था। उसने अपनी खुशियां खुद ही अपने हाथों बर्बाद कर ली थी। अब वो चाहते हुए भी उमैर की मोहब्बत का जवाब नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो अब बर्बाद हो गई थी। अब उसे जिंदगी का ये सफर अकेले ही गुजारना था, क्योंकि इसके दिल और रूह को बड़ी ठेस पहुंची थी। दोस्तों अक्सा ने ऐसे ही पूरी जिंदगी गुजार दी और उसने कभी शादी नहीं की। आज इस वाक़े को कई साल गुजर चुके हैं। अक्सा बेचारी अब बूढ़ी हो गई है और अपनी बाकी मांदा जिंदगी के बचे कुचे दिन गुजार रही है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये सबक आमोज़ कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।